डीजी में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। हेडलाइन डालिए कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन बता दिए थे, इनर प्रोडक्ट पढ़ना है ना, इनर प्रोडक्ट लिखिए। थ्योरम हो गया था ये, लिखिए हेडलाइन डालिए इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट। देखिए अभी तक आपको अलग अलग तरीके के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया। पहला मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया गया किसी भी स्केलर को ले लीजिए, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मिलता है वो क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कंडीशन बताई गई थी, कहा गया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मिलेगा उसका ऑर्डर सेम वही होगा जो पहले वाले का होगा। दूसरी बात कही गई थी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद जो मिलता है केवल उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। वो कितना चेंज होता है, अल्फा टाइम चेंज होता है, ठीक है। ये दो बातें आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बता दी गई थी। स्केलर को जज करने के लिए चार चीज़ आपको बताई गई। पहली चीज़ बताई गई क्या, बताइए क्या करके, स्केलर स्केलर का ऑर्डर, स्केलर का ऑर्डर क्या होता है, ज़ीरो। इंडेक्स फ्री होता है। आप कुछ बता पाएंगे स्केलर के बारे में? वेरी गुड। स्केलर क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। चौथी प्रॉपर्टी, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। ये स्केलर की आपको पहचान बताई गई थी। कहीं पे भी कोई शब्द स्केलर आए तुरंत अपने चारों दिमाग में ये चारों चीज़ें रिवॉल्व कर लीजिएगा। इनवेरिएंट मीन्स एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएगा तो कोई चेंज नहीं आता है। कोई चेंज ना आने का मतलब, जैसे आप लोग लिखते हैं कि ए आई जे बार इज इक्वल टू ए पी क्यू डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, और इंडेक्स को बैलेंस करते हैं इस पर, ठीक है। अगर इनवेरिएंट होगा मतलब वो बदलेगा नहीं। कब नहीं बदलेगा, जब ये चीज़ नहीं आएगी। जब ये चीज़ नहीं आएगी तो वो बदलेगा नहीं। बदलेगा नहीं तो उसमें इंडेक्स भी नहीं होता है। ऐसे समझिए, इंडेक्स नहीं होता है तो डेल एक्स बाई डेल एक्स नहीं आता है। हम हमेशा क्या कहते हैं, कितने इंडेक्स हैं, तो आप लोग कहते हैं 2। हम कहते हैं तब डेल एक्स बाई डेल एक्स कितने टाइम्स आएगा, 2 बार। हम पूछते हैं कितने इंडेक्स हैं, तो आप कहते हैं 4, तो हम कहते हैं कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स आएगा, 4 बार। लेकिन जब इंडेक्स ही नहीं है तो डेल एक्स बाई डेल एक्स का टर्म नहीं आएगा, और डेल एक्स बाई डेल एक्स का टर्म नहीं आएगा तो ये बार वाली क्वांटिटी बिना बार वाली क्वांटिटी के बराबर हो जाएगी। मतलब एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखने के बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इनवेरिएंट। मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह पे गया लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड स्केलर इनवेरिएंट, ठीक है। चलिए अब देखिए इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट का नाम जब भी आए तो ये 2 प्रोसेस से मिलकर के बना है, ठीक। इनर प्रोडक्ट में सबसे पहले आप उस टेंसर का आउटर प्रोडक्ट लेते हैं। सबसे पहले उस टेंसर का क्या लेते हैं, आउटर प्रोडक्ट, और उसके बाद उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम उसका कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इनर प्रोडक्ट में हम किसी भी टेंसर का पहले क्या लेते हैं, आउटर प्रोडक्ट, उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 टेंसर है, एक है ए पी क्यू आर और दूसरा है बी एस टी, ठीक। इसका ऑर्डर बोलिए, टाइप है 1,2, इसका टाइप बोलिए 1,1। हमसे कह रहा है इसका आउटर प्रोडक्ट बताओ, सॉरी हमसे कह रहा है कि इसका इनर प्रोडक्ट बताओ। हमसे कहा गया कि इसका इनर प्रोडक्ट बताओ। क्या बताना है हमको, इसका इनर प्रोडक्ट। तो पहला प्रोसीजर हम क्या लगाएंगे, आउटर प्रोडक्ट का। जैसे ही हम ए पी क्यू आर इंटू बी एस टी का आउटर प्रोडक्ट लेंगे, आउटर प्रोडक्ट लेंगे, हमको जो टेंसर मिलेगा, न्यू टेंसर, मान ले रहे न्यू टेंसर हमको मिल रहा है सी, वो इन दोनों के इंडेक्स के सम के बराबर होगा। मतलब सी पी एस क्यू आर टी, ठीक।
इसका टाइप क्या होगा 2,3। फिर अब हम दूसरे प्रोसीजर में इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको बताया गया था कि कंट्रा वेरिएंट का एक इंडेक्स कोवेरिएंट के एक इंडेक्स के बराबर कर देंगे। जैसे ही हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमको मिलेगा CPT/QRT, इसको और इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया नया टेंसर मिलेगा CPQR, ठीक। इसका टाइप कितना हो जाएगा 1,2। तो हमने क्या पाया कि इनर प्रोडक्ट में पहले हम उसका क्या लेंगे आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट लेते ही दोनों टेंसर्स के इंडेक्स आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे और फिर उसको वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने से कंट्रा वेरिएंट पोजीशन का एक इंडेक्स कम हो गया और एक कोवेरिएंट पोजीशन का इंडेक्स कम हो गया। दैट मीन्स जो इनर प्रोडक्ट के बाद नया टेंसर मिलता है, इनर प्रोडक्ट के बाद जो नया टेंसर मिलता है वो दिए गए दोनों टेंसर्स के ऑर्डर के सम में से 2 घटाने के बाद मिलता है। क्या मतलब हुआ, इनर प्रोडक्ट के बाद जो नया टेंसर मिला, इनर प्रोडक्ट के बाद जो नया टेंसर मिलता है वो दिए गए टेंसर्स के ऑर्डर के सम 1 + 1 दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3 में से 2 घटाने से मिलता है। 2 घटता कैसे है 1,1 टाइप से, क्या मिलेगा 1,2। दैट मीन्स आफ्टर इनर प्रोडक्ट वी गॉट अ टेंसर हैविंग ऑर्डर लेस देन बाई 2 टू दैट ऑफ द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल टेंसर। इनर प्रोडक्ट के बाद जो मिलने वाला रिजल्टेंट टेंसर होता है उसका ऑर्डर एक्चुअली में दिए गए टेंसर के ऑर्डर से 2 कम होता है, जो हमको दिए गए एक्चुअल ऑर्डर के दोनों टेंसर को जोड़ने के बाद मिलता है। जो 2 टेंसर दिया है उनके ऑर्डर को सम कर दीजिए, एक कंट्रा वेरिएंट से घटा दीजिए, एक को वेरिएंट से घटा दीजिए, जो आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट टेंसर आफ्टर इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसीजर। फर्स्ट वन इज आउटर प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन। कभी भी इसमें 2 तरीके के आपको प्रोसीजर मिलेंगे, एक आपको मिलेगा आउटर प्रोडक्ट और दूसरा क्या मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है, ये हमारा इनर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, लिखिए इनर प्रोडक्ट में लिखिए द ऑपरेशन इनर प्रोडक्ट, द ऑपरेशन इनर प्रोडक्ट, द ऑपरेशन इनर प्रोडक्ट is a combination of outer product and contraction, is a combination of outer product and contraction full stop. If an outer product of 2 tensor, if an outer product of 2 tensor is contracted with respect to one upper index of one factor and a lower index of other factor comma, then a tensor is obtained
then a tensor is obtained which is called inner product of two tensor, which is called inner product of two tensor, which is called inner product of two tensor। देखिए एक आपको इसके चीज़ एक बता दें, जनरली आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। हमने इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेकर के ये क्वांटिटी लिख दी। बाय द वे मान लीजिए आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है वो समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्शन में आप कहते हैं एक ऊपर का एक नीचे का, बट एक ऊपर और एक नीचे यहाँ से नहीं लेते हैं, एक का ऊपर लेते हैं और दूसरे का नीचे लेते हैं। ये बहुत माइन्यूट चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमने इसका आउटर प्रोडक्ट लेके एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दी, PCPSQRT, मान लीजिए हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया। बाय द वे अगर आप ये इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, आप इसी में कॉन्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो आपको पता है प्लस लगने के बाद दो टर्म हो जाते हैं, माइनस लगने के बाद दो टर्म हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट लगने के बाद वो एक ही टर्म कहलाता है। तो ये एक ही टर्म है, सिंगल टर्म। ठीक, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि 1.2 इज़ अ वन टर्म बट 1 + 2 इज़ टू टर्म्स। क्यों? क्योंकि बाइनोमियल लिखते टाइम प्रोडक्ट बीच में नहीं आता है, प्लस माइनस बीच में आता है। तो प्लस माइनस ऐसा ऑपरेशन है जो टर्म्स को बढ़ाता है, बट द मल्टीप्लिकेशन इज दैट ऑपरेशन जो टर्म को नहीं बढ़ाता है, वो एक ही टर्म कहलाता है। तो ये एक टर्म है। अब कोई कहे इस पर कॉन्ट्रैक्शन करो तो आप कहेंगे अरे सर ऊपर क्या नीचे के बराबर कर दीजिए, कहीं पे भी कर दीजिए। आप कहेंगे इसको बराबर कर दीजिए, आप कहेंगे इसको बराबर कर दीजिए। नो, एक का ऊपर वाला दूसरे का नीचे वाला, एक का ऊपर वाला और दूसरे का नीचे वाला। इफ़ वी टेक हियर P देन वी विल टेक हियर T, इफ़ वी टेक हियर Q देन वी विल टेक हियर S, इफ़ वी टेक हियर R देन वी विल टेक हियर S। मतलब एक का ऊपर वाला लेंगे और दूसरे का नीचे वाला। ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो बहुत बार बहुत से टीचर आफ्टर प्रोडक्ट के बाद एक टेंसर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है एंड यू शुड हैव टू कॉन्ट्रैक्ट दिस टर्म, तो यहाँ पे हम एक टर्म का एक टेंसर का ऊपर वाला लेते हैं और दूसरे टेंसर का नीचे वाला। उसी में मत कर दीजिएगा। उसी में करने के बाद भले ही आपका ऑर्डर सही आए लेकिन टर्म गलत आएगा। ठीक है, तो ये बहुत माइन्यूट चीज़ थी जिसको अपने माइंड में रखिएगा। वी विल टेक एन अपर इंडेक्स ऑफ अ वन टर्म एंड द लोअर इंडेक्स ऑफ द सेकेंड टर्म। एक का ऊपर वाला और दूसरे का नीचे वाला। ये मैंने आप लोगों को बताया था जब आप लोग पढ़े थे डमी इंडेक्स, तब भी बताए थे कि डमी इंडेक्स का मतलब एक में ऊपर हो और दूसरे में नीचे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, थ्योरम लिखिए। देखिए ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी ऑपरेशन? बैठ के बताइए आराम से। नहीं, आप तो हमको C+ मतलब एक सिस्टम बता रही हैं, वेदर वो सिस्टम आपका ग्रुप भी हो सकता है। श्योर, मतलब हर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है? श्योर, रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। पहले तो बाइनरी ऑपरेशन का शाब्दिक अर्थ समझाइए, फिर बाइनरी ऑपरेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन समझाइए। पता नहीं जिसने भी आपको अलजेब्रा पढ़ाया वो हमको नहीं पता कौन पढ़ाया कौन नहीं, हम ये आपको बता रहे हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो, ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी ऑपरेटर जो सामने वाले के मान में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है या ऑपरेटर का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसीजर जो सामने वाले के मान को बदल देता है। ऑपरेटर कई तरह से हो सकते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। जब कोई ऑपरेटर किसी एक नंबर पे लगता है दैट इज़ डिफरेंशियल ऑपरेटर या इंटीग्रल ऑपरेटर, उसको हम यूनिटरी ऑपरेटर कहते हैं। जब कोई ऑपरेशन के लिए कम से कम दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं।
ये बाइनरी ऑपरेशन को देख के समझने की साधारण भाषा हो गई। गणित की भाषा में क्या कहेंगे मैथमेटिकली, इफ़ अ ऑपरेटर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी देन दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। मतलब हमने कोई दो संख्याएं ले ली या दो एलिमेंट्स ले लिए, उनके बीच में कोई ऑपरेशन लगाया ओ, इफ़ वी गेट अ न्यू मेंबर विच इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट सेट, मान लीजिए ये x का मेंबर है, ये भी x का मेंबर है, हमने इसके बीच में एक ऑपरेशन लगाया, जो मिला वो भी x का मेंबर है, इस केस में ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, अदरवाइज ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक, दूसरी बात, अब आपने पूछा यहाँ पे ऑपरेशन का क्या मतलब है। ऑपरेटर इज नथिंग बट अ प्रोसेस विच चेंज द वैल्यू ऑफ अ गिवन सिस्टम। ऑपरेटर वो हर चीज़ है जिसको आप किसी पे अप्लाई करते हैं तो वो उसके मान में क्या कर देता है, परिवर्तन। यहाँ पे हमने आउटर प्रोडक्ट एज अ ऑपरेटर लिया, ठीक, तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा 1,2 टाइप का था, ये 1,1 टाइप का था, बट जो रिजल्टेंट मिला वो अब हमारा 2,3 टाइप का है। मतलब इसने दो चीज़ों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो नंबर के बीच में, दो टेंसर के बीच में लगा और परिणामी कुछ और दे दिया, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑपरेटर से केवल इतना ही मतलब है। ठीक है, लिखिए, एक देखिए थ्योरम मैंने कराया है कि नहीं कराया, आपको ज़रा ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट द ओपन प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज अ टेंसर ऑफ टाइप, करके कुछ कराया है थ्योरम में, चेक कर लीजिए एक बार। एक तो हमने कल कॉन्ट्रैक्शन कराया था और सम वाला कराया था ना, और कुछ नहीं कराया था। लिखिए, नहीं अब लिखिए, एक और लिखिए, लिखिए प्रूव दैट the open product of two tensor, prove that the open product of two tensor, the open product of two tensor, पहला है ये APQR, इंडेक्स देख के बनाइएगा, APQR and BRPN is a tensor of type 1,1, is a tensor of type 1,1। ठीक है, हमको इसका क्या लेना है, केवल आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट के बाद कह रहा है जो आएगा शो करिए, वो जो टेंसर होगा वो कितने टाइप का होगा, 1,1 टाइप का होगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, इसका टाइप कितना है 2,1, इसका टाइप कितना है 1,2, ये दोनों टेंसर है। अगर ये दोनों टेंसर होगा तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करा लीजिए। इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो आएगा APQR इज इक्वल टू LMN, सॉरी LMN आ चुका है, LMN नहीं लिखेंगे, ABC। ठीक, कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स लगाएंगे, 3 बार, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। इंडेक्स को बैलेंस कराइए, बोलिए, बार के साथ P, बार के साथ Q, बार के साथ R, ABC, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा है B बार RPN इज इक्वल टू, ठीक है, इसके लिए लिखवाइए, बताइए क्या लिखेंगे, BIJ, के भी नहीं आया, ये ले रहा है। ठीक है, आप समझ रही हैं लिखना, ये कितना डेल एक्स बाई डेल एक्स आएगा, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। पहले इसको बैलेंस कराइए, बार के साथ R ऊपर,
बार के साथ P नीचे, बार के साथ N नीचे। क्लियर? बचा हुआ इंडेक्स इसको बैलेंस करेंगे तो I J K, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका आउटर प्रोडक्ट लेना है। आउटर प्रोडक्ट इज द ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लेकर के चलेंगे, देखिए क्या मिलेगा। मिलेगा दिस इम्प्लाइज A बार P Q R B बार R P N इज इक्वल टू कैपिटल A B C, कैपिटल B I J K। मैंने क्या किया है, इन दोनों को साथ लिख दिया है। ठीक है, एक स्टेप हम छोड़ दिए हैं, मतलब इन दोनों को साथ लिख दिए। अब बचे हुए टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं। बचे हुए टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो पहला ऊपर है डेल एक्स बार P अपॉन डेल एक्स A, डेल एक्स बार Q अपॉन डेल एक्स B, डेल एक्स C अपॉन डेल एक्स बार R इंटू डेल एक्स बार R अपॉन डेल एक्स I, डेल एक्स J अपॉन डेल एक्स बार P, डेल एक्स K अपॉन डेल एक्स बार N। क्लियर? दिस implies that A बार P Q R इंटू B बार R P N इज इक्वल टू कैपिटल A B C, कैपिटल B I J K। सॉल्व कराइए। बार के साथ P, बार के साथ P, these two quantities are cancel with each other। क्या मिलेगा? डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स ए। ठीक, उसके बाद बार के साथ Q, मेरे ख्याल से कहीं रिपीट नहीं कर रहा है तो ये ऐसा सच उतार दिया, डेल एक्स बार Q अपॉन डेल एक्स बी। क्लियर? उसके बाद है R से R वाला कैंसिल होगा, ये वाला इससे, तो मिलेगा डेल एक्स सी अपॉन डेल एक्स आई, बचा हुआ टर्म डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट A बार P Q R इंटू B बार R P N इज इक्वल टू A B C B I J K, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, क्रॉनिकर डेल्टा J A, क्रॉनिकर डेल्टा C I, डेल एक्स बार Q अपॉन डेल एक्स B, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार N। ठीक है, आगे देखिए, सॉल्व किया जाए, मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज दैट A बार P Q R इंटू B बार R P N इज इक्वल टू, ठीक है, A से A कटेगा, कौन जगह ले लेगा? J, तो A J C, या छोड़ दीजिए J को कट कर दीजिए, देखने में A B C ज़्यादा अच्छा लगेगा। J से J कट होगा, जगह कौन लेगा? A। ठीक है, C से C कटेगा, जगह कौन लेगा? I। मिलेगा आपको कैपिटल A B I, कैपिटल B, J से J कटेगा, जगह कौन ले लेगा? I A K। ठीक, साथ में आएगा डेल एक्स बार Q अपॉन डेल एक्स बी, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार एन। ये आपको हम दूसरे तरीके से करना सिखा रहे हैं, बहुत सी किताबों में ऐसे भी है। ठीक है, अब इसके बाद हमको नहीं लगता कि ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक, अब दो बातें, पहले तो आप ये जज करिए कि ये लिखी गई क्वांटिटी क्या टेंसर है। हाउ डू यू नो? दो बातें होती हैं, पहले तो यू शुड हैव टू शो इट इज़ अ टेंसर एंड द सेकेंड वन इज टाइप ऑफ टेंसर। इफ़ इट इज़ अ टेंसर देन इट मस्ट बी कंसिस्ट इट्स टाइप। अगर टेंसर होगा तब तो टाइप की बात करेंगे, टेंसर ही नहीं है तो भाड़ में गया टाइप, क्या करेंगे भाड़ को लेकर, उसको लेकर के टाइप को। ठीक है, तो पहले आप ये चेक करिए कि क्या ये टेंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कैसे पता? नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? चलिए, आपकी बात से हम सहमत। आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? बोला करिए, बहुत कम बोलते हैं।
है। क्यों? क्या कट के बना रहा है? आप बताइए। नहीं है। आप बताइए। नहीं है। हम तो कहेंगे है। टेंसर तो है। अच्छा, टेंसर है तो क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ, सुनिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। जैसे जो हम रटा रहे बस उसको रटिए। टेंसर है, 2 मिनट सोचेंगे, पता नहीं है कि नहीं है। कैसे पता लगेगा? अगर वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो टेंसर है, वरना वो टेंसर नहीं है। अच्छा, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अगर दोनों तरफ इंडेक्स बराबर है तो वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों तरफ इंडेक्स बराबर नहीं है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो केवल हमको इंडेक्स चेक करना है। देखिए, P से P कटेगा, R से R कटेगा, बार के साथ Q ऊपर, बार के साथ N नीचे। क्लियर? यहाँ देखिए, I से I कटेगा, A से A कटेगा, B से B कटेगा, और तो और K से K कटेगा। कौन बचेगा? बार के साथ Q ऊपर, बार के साथ N नीचे। यही अभी हम पीछे आपको बता रहे थे। हमने क्या चर्चा आपसे किया था कि लिखा है AIJQ या AIJK और दूसरा लिखा है BRS। हम बहुत सी जगह लिखते हैं आउटर प्रोडक्ट के बाद ये बनाएगा CIJRKS। अभी हम लिखे थे ना। और हम कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्शन कराना हुआ तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। हमने कहा बहुत से टीचर इसको लिखते ही नहीं हैं। और अगर आपको यहाँ कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़े तो एक का ऊपर वाला लीजिएगा और दूसरे का नीचे वाला। अभी हम जस्ट मेंशन कर रहे थे। मोटा मोटी ऐसे मतलब समझिए, कुछ टीचर्स इसके बाद ये चीज़ लिखते हैं और कुछ टीचर्स इसके बाद ये चीज़ नहीं लिखते हैं। अगर उन्होंने इसके बाद ये चीज़ लिखी, जैसे पीछे के थ्योरम्स में अभी तक हम लिखते आ रहे थे, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर उन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी तो आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखिए कि हाँ ये टेंसर है या नहीं, हम चेक करके बताते हैं। उसके लिए दोनों तरफ इंडेक्स को देखिए। अगर दोनों तरफ के इंडेक्स बैलेंस हैं तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है तो दी गई फलानी क्वांटिटी टेंसर है। अब की बार बस हमने आपको यही धोखा दिया। अभी तक के सारे थ्योरम्स में आउटर प्रोडक्ट जो पीछे कराए हैं उसमें हमने इसको सॉल्व करके सी के टर्म में लिख दिया था, तो आप तुरंत पकड़ लेते थे। आज हमने सी के टर्म में नहीं लिखा तो इट्स ओके। दोनों तरफ इंडेक्स बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये टेंसर है। टेंसर है, टाइप चेक करना चाहते हैं तो हमने बताया था अगर इधर बार होगा तो उधर भी बार को काउंट करिएगा, इधर बार नहीं होगा तो उधर भी बिना बार वाले को काउंट करिएगा। यहाँ पे बार है तो हमको बार वाला काउंट करना है। ऊपर की तरफ कितना बार? 1, नीचे की तरफ कितना बार? 1, 1,1। प्रूफ हो गया थ्योरम। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम जरा सा आपका ट्विस्ट कर दिए कि हमने उसको सॉल्व करके सी के टर्म में नहीं लिखा, लेकिन तब भी ये टेंसर होगा क्योंकि दोनों तरफ के इंडेक्स बराबर है, इसलिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? बात समझ में आई? लिखिए, लिखिए लेट APQR, let APQR and BRPN be the component of tensor, be the component of tensor of type 2,1 and 1,2। ऐसे लिखा है वैसे लिखिएगा, 2,1 and 1,2 in xi coordinate system, then the law of transformation is
then the law of transformation is, इक्वेशन नंबर 1 और 2 उतार के। हो गया 1 और 2। नीचे से लिखिए टेकिंग आउटर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, टेकिंग आउटर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, कॉमा वी गेट, टेकिंग आउटर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, कॉमा वी गेट, उतार लीजिए पूरा। पढ़ाई वढ़ाई शुरू किया कि नहीं किया आप लोगों ने? अभी लेकिन हम कुछ दिन पहले ही देखे थे, 10-15 दिन पहले, तब तो सिलेबस नहीं चेंज हुआ था। मुश्किल से 10-15 दिन पहले ही देखे हम। हो गया भाई? सिलेबस कह रहे हैं चेंज हुआ है। कब निकाला आपने प्रिंट आउट? निकाला कब? आज कल में?
15 दिन पहले तो हम देखे थे, तब तुमको सिलेबस नहीं चेंज दिखा था। देखें लाई है, देखें बैठिए। हो गया भाई आप लोगों का? ये तो पहले का ही है, ये नहीं है, कुछ नहीं हटा है, तब सेम है। देखिए डेफिनेशन ऑफ मेट्रिक स्पेस बता दिए, एग्जाम्पल्स ऑफ मेट्रिक स्पेस बता दिए, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस बताए थे, स्यूडो मेट्रिक स्पेस बता दिए थे, एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो मेट्रिक स्पेस बताए थे, सब स्पेस ऑफ मेट्रिक स्पेस अभी नहीं बताया गया है, यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत ही बताना है। फिर हम सीधे अप्रोच डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन एंटी सबसेट्स बता दिए थे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट बता चुके हैं, डायामीटर और ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये हम अंत में बताते हैं। मतलब ये सब डेफिनेशन दो थ्योरम वाले हैं, ठीक है। ये सब अब इंक्लूड किया गया था 2018 से, ये 2018 में भी यही सिलेबस था। उसके बाद क्लोज्ड स्पेयर नेबरहुड ये सब आपका चल रहा है। देखिए जो सेकंड सेक्शन है वो हम बोल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, ओपन एंड क्लोज्ड स्पेयर बता दिए हैं। नेबरहुड बताने के लिए हम कहते हैं कि अब एक साथ सब शुरू होगा। इंटीरियर पॉइंट बताने को कहते हैं, ओपन सेट, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ये सब अब बताना है। नहीं चेंज हुआ है भाई, कुछ नहीं चेंज हुआ है। लेकिन इसमें पुराने वाले में से और ज़रा इसमें आप खुद मैच करके देखिएगा कि क्या हटा है क्या नहीं हटा है। कुछ नहीं हटा है। हमको लगता है बस एक चैप्टर इसमें हमको नहीं दिख रहा है, दूसरा वाला चैप्टर, वो भी हम इत्मीनान से देखेंगे तब हमको समझ में आएगा। टेंसर में कुछ नहीं हटा है, पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स है, कुछ नहीं घटा पटा है। वही हम क्या कि हम डिपार्टमेंट में LPP BSc सेकेंड ईयर में हम वही कहें, हम डिपार्टमेंट में बैठते हैं और हमको समझ में नहीं आया क्या नहीं। पेपर 3 LPP एंड गेम थियरी, और आप लोग में से हट गया है क्या? तो इसमें अब थर्ड ईयर में कौन कौन से पेपर, सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर आ गए? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, LPP, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। थर्ड पेपर आप लोग का कैलकुलस हुआ करता था ना, कैलकुलस हट गया है, LPP आया है। और जो बच्ची हमको बोली डेट काइंड हट गया, डेट काइंड नहीं हटा है। फर्स्ट ईयर में भी तो कैलकुलस है, फर्स्ट ईयर में भी कैलकुलस है। एडवांस कैलकुलस, अब आपका कैलकुलस की जगह एडवांस कैलकुलस हो गया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का कैलकुलस हटा करके इन्होंने एडवांस कर दिया है, लीजिए। और एनालिटिकल ज्योमेट्री में वेक्टर कैलकुलस आ गया है, वो तो था भी, पहले से भी था, वो इसमें आ गया है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स चेंज हुआ है, थर्ड ईयर में कुछ नहीं चेंज हुआ है। थर्ड ईयर का बिल्कुल एज सच है, सेकेंड ईयर से वो हट करके LPP आ गया है, बस इतना ही चेंज हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ है। चलिए ये हमको एक बार भेज भी दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
नीचे से लिखिए, hence A bar PQR, hence A bar PQR into B bar PN, hence A bar PQR into B bar RPN is a component of tensor, is a component of tensor of type 1,1, of type 1,1। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, एक थ्योरम ये वाला आपको करवा दिए थे ना, प्रूफ दैट द ओपन प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर इज अ टेंसर हुज ऑर्डर इज द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ टू टेंसर। देखिए पीछे करा दिए। नेक्स्ट लिखिए, प्रूफ दैट when a Kronecker delta, prove that when a Kronecker delta is contracted, prove that when a Kronecker delta is contracted, then it gives a scalar value, then it gives a scalar value small n, then it gives a scalar value small n in n dimensional space, in n dimensional space, in n dimensional space। देखिए क्या करेंगे, क्रोनिकर डेल्टा को ले लेंगे, अब कि हम क्रोनिकर डेल्टा को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है क्रोनिकर डेल्टा में तो ऑलरेडी ऊपर एक इंडेक्स होता है और नीचे एक इंडेक्स होता है, तो ऊपर वाले को नीचे से क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसकी वैल्यू हमको स्मॉल एन मिलेगी। चूँकि स्मॉल एन में कहीं पे भी कोई इंडेक्स नहीं आया है, इंडेक्स फ्री है, तो इसको हम स्केलर या कॉन्स्टेंट कहेंगे। और कितने डायमेंशन की बात कर रहा है, एन डायमेंशन की। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है, अलग से हम लिखवा रहे हैं। डालिए प्रूफ, थोड़ा सा देख लीजिए। मान ले रहे हैं क्रोनिकर डेल्टा है डेल आई जे, यही होता है क्रोनिकर डेल्टा। चूँकि एन डायमेंशन की बात किया है तो आई और जे का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से n तक होगा। ठीक है, कह रहा है कि ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर है। अगर ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कराइए। डेल बार आई जे इज इक्वल टू डेल ए बी, कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स। बैलेंस कराइए, बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ बार नीचे, ए और बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आई को किसके बराबर कर देंगे, जे के बराबर कर देंगे। देखिए आई को जे के बराबर कर रहे हैं, डेल बार आई आई इज इक्वल टू डेल ए बी डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार आई। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट डेल बार आई आई इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, क्रोनिकर डेल्टा ए बी डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स ए। ठीक, दिस इम्प्लाइज क्रोनिकर डेल्टा आई आई is equal to क्रोनिकर डेल्टा ए बी, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्रोनिकर डेल्टा बी ए। दिस इम्प्लाइज आई आई किसी एक इंडेक्स को कैंसिल कर दीजिए। मान लीजिए हम ए से ए को कैंसिल कर रहे हैं तो जगह कौन ले लेगा, बी, क्रोनिकर डेल्टा बी बी। दिस इम्प्लाइज क्रोनिकर डेल्टा आई आई, लगाइए आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला, एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे। आई बी की जगह पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, बढ़ते बढ़ते n रखेंगे।
क्रोनिकर डेल्टा की परिभाषा कहती है कि अगर ऊपर नीचे के इंडेक्स बराबर हो तो ये वैल्यू कितनी आती है 1। 1 को 2 बार जोड़ेंगे तो 2, 3 बार जोड़ेंगे तो 3, 4 बार जोड़ेंगे तो 4, n बार जोड़ेंगे तो n। तो सीधे सीधे आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज डेल बार आई इज इक्वल टू n। ठीक है, लिखिए। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, डेल पी पी n डायमेंशन में इन n डायमेंशन स्पेस इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए एक एक करके हमको बताइए। सबसे पहले हमको नीचे वाले का मान बताइए। n होगा ये नहीं मैम, इसका क्या बोलते हैं? इसका 1 होगा, इसका n। ठीक है, सब कोई सहमत है इसमें? कोई किसी को डाउट? सेकंड वाले में आपको डाउट है, क्या होना चाहिए? मैम जो टू लिखी है उसका ऊपर नीचे का इंडेक्स बराबर होता तो वैल्यू कितनी आती है 1। ठीक है, ये तीनों सही लिखा है आपके हिसाब से? तीनों सही है आपके हिसाब से? डेल के 1 होना चाहिए। चलिए हम और करके 1 लिख दे रहे हैं। आपके हिसाब से? नहीं मैम, सबसे मैम 2 1 होगा, बाकी सब n सब 1 होगा। सब गलत बोल रहे हैं एक्सेप्ट उनके। क्यों? सुनिए, हम जब थ्योरम का प्रूफ करा रहे थे क्रोनिकर डेल्टा के, तो हमने वहाँ पे एक जगह पॉइंट आउट कराया था और कहा था कि हम अपने समय में जीवन भर कंफ्यूज रहे। मेरा डाउट कब क्लियर हुआ? 2018 में आके, 10 साल बाद जब हम पढ़ाना शुरू किए। जब क्रोनिकर डेल्टा पे वेरिएबल होता है तो उसकी वैल्यू n होती है। जब क्रोनिकर डेल्टा पे कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये तो वेरिएबल आपको दिख रहा है क्योंकि p का मान कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n तक, इसकी वैल्यू n होगी। दो संख्या कांस्टेंट होती है, 1 होगी। डाउट इसमें फंसा। आपके हिसाब से ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तब आप लोगों ने इसको क्या लिखाया? n। मेरे हिसाब से ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका मान वेरी नहीं कर रहा है। वेरिएबल जो वेरी करे, जो वेरी नहीं करता है वो वेरिएबल नहीं होता है। जैसे आप लोग ने कई बार लिखा i का मान 1 से लेकर के n तक होता है, तो हम बोलते हैं i का मान, कई बार इसमें p भी आएगा, q भी आएगा, r भी आएगा, k भी आएगा और क्या आएगा? n आएगा। तो ये इस समय कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बट ये बदल रहा है तो ये वेरिएबल है। अगर आगे दिया गया हो फॉर एवरी, दैट मीन्स वो वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है। वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू n, कांस्टेंट को इंडिकेट कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1। जैसे यहाँ पे हमारा b आया, आपको पता है b का मान 1 से n तक होगा, वेरी कर रहा है तो डायरेक्टली हम इसकी जगह n लिख सकते थे। यहाँ पे n आया, n इज अ फिक्स्ड नंबर, डेल n में n फिक्स्ड है क्योंकि आप b को वेरी करा रहे हैं। b का मान एक बार आपने 1 माना, b का मान एक बार 2 माना, b का मान एक बार 3 माना, b का मान 4 माना, b का मान 5 माना, b का मान n माना। n फिक्स्ड नंबर है इसलिए इसका मान 1 हुआ। यहाँ पे मेरे k लिखने का केवल इतना मतलब है k इज अ फिक्स्ड नंबर, kth प्लेस फिक्स्ड नंबर, इसलिए इसका मान n नहीं होगा। फिक्स्ड है तो क्या होगा? 1 होगा। वेरी करता है तो n, फिक्स होता है तो 1। ठीक है, वेरी कौन करेगा? जब इस तरीके से आएगा। क्लियर है? समझ गए? बहुत मिस्टेक होती है इसमें, देखा करिए। फॉर एवरी किसके लिए लिखा है? जिसके लिए लिखा है वो वेरिएबल है, उसके लिए n आएगा, बाकी सबके लिए 1 आएगा। ठीक, लिखिए, लेट डेल ij एंड डेल बार ij
and del bar ij be the component of mixed tensor in xi and x bar I coordinate system. In xi and x bar I coordinate system. Then the law of transformation is इक्वेशन नंबर 1 लिखिए. जानती हैं यूनिवर्सिटी में तो ये भी सिस्टम इतना ख़राब है ना, सिलेबस चेंज हो जाएगा, पेपर बनाने वाले को पता ही नहीं है, वो सब दे रहा है पहले की तरह. ये भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. मतलब किताब चेंज हो एक अलग पॉइंट है, किताब चेंज नहीं होती है तो उनको पता ही नहीं है सिलेबस में क्या चेंज हुआ, वो अनसॉल्व उठाते हैं, पेपर उसी से बनाते हैं. क्योंकि 2-4 हेडलाइन के हट जाने से उसको चेंज नहीं मानते हैं. वो 2-4 हेडलाइन हटे या ना हटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे. है क्या किया जाए, इसीलिए तो एकदम बाढ़ के किनारे एकदम पिछड़ा हो चुका, लेकिन उसको इतना सजग रहते हैं कि सब काम समझ. क्या किया जाए. हो गया इक्वेशन 1 तक. नीचे से लिखिए कॉन्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 with respect to I and j कॉमा वी गेट. कुछ नहीं चेंज होगा, सब यही रहेगा. गोरखपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ कुछ नहीं चेंज हो सकता. कॉन्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू आई एंड जे वी गेट. पूरा उतार लीजिए. एक चैप्टर आपका छूटा है मेट्रिक स्पेस से, वो भी वही चैप्टर छूटा जो 4 से 5 लेक्चर का था, सबसे छोटा चैप्टर, बेसिस एंड एग्जाम्स ऑफ काउंटेबिलिटी. हम एक बार सुधीर सर से भी पता करेंगे. बेसिस एंड एग्जाम्स हमको दिख नहीं रहा है इसमें कहीं. इसके तो हटने ना हटने का कोई मतलब ही नहीं था. 4 घंटे का 5 घंटे का छोटा सा चैप्टर था. बेसिस एंड एग्जाम्स ऑफ काउंटेबिलिटी. सिलेबस निकाल के चेक करना पड़ेगा भाई. हम लोग तो मैथ्स एक बार नेट पे देख लीजिएगा, क्योंकि मैटर क्या, हम लोग तो अब इससे हैं तो इसका आइडिया रहता है मैथ्स का. देखिए कोर्स नहीं कम हुआ है, चेंज हुआ है. जैसे मेट्रिक स्पेस से अगर वो 4 घंटे का निकाल दिया तो उसने कुछ कम नहीं किया है ना. हो सकता है कि हमको वो सब पढ़ाने के लिए बाद वाला वो पढ़ाना ही पड़े. टॉपिक नहीं हटाया, बस वो जैसे अभी भी 3rd ईयर में भी था तो मतलब 2nd ईयर में कर दिया है, 2nd ईयर में जो टर्म था 1st ईयर में कर दिया है, ऐसे कर दिया है. फर्स्ट ईयर में तो कुछ चेंज नहीं दिख रहा है हमको. कैलकुलस वाला चेंज नहीं हो गया. एडवांस कैलकुलस. अभी जब मैं ऑडियो करूँगी ना
हमको लग रहा है आपका ऑप्शनल पेपर भी पूरा चेंज हुआ है। क्या लेते हैं आप लोग? एलपीपी लेते हैं ना? एलपीपी नहीं है, अब प्रोग्रामिंग इन सी आ गया है, चेंज हो गया है। प्रोग्रामिंग इन सी आया है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आया है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आया है। बच्चे तो यूनिवर्सिटी में दोनों के रहते हैं, मेरे ख्याल से डिस्क्रीट चलना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का पहले ऑप्शनल में 4 पेपर होता था ना, जैसे एलपीपी होता था, डिस्क्रीट होता था, एनालिसिस होता था, एक हट गया एलपीपी। वही एलपीपी जो आप वाला है वही निकल करके गया है सेकेंड ईयर में। अब आप लोग में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और बाकी का 2 है, तो आप लोग अपने अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। जो नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में भी ऑप्शनल पेपर की 2 क्लास चलती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि फ़िक्स ऑप्शनल पेपर, जैसे हम लोग के टाइम में 2 ऑप्शनल पेपर था, 5 और 6, जिसको जो लेना रहता था वो लेता था अपना। ठीक है, तो अब आप लोग में से एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आ गया है, प्रोग्रामिंग इन सी आ गया है। प्रोग्रामिंग इन सी का मतलब सी लैंग्वेज आ गया है, एलपीपी हट चुका है। ठीक है, तो उसका एक बार पता कर लीजिएगा अपना आप लोग के कॉलेज में क्या है। नेक्स्ट लिखिए, hence if Kronecker delta is contracted, जैसे लिखिए hence if Kronecker delta is contracted, hence if Kronecker delta is contracted, then it is invariant, then it is invariant and its value is equal to small n, and its value is equal to small n। हो गया। अब जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आपको करा रहे हैं सब आपके कोर्स के बाहर के हैं, इसी के लिए हम कहते थे कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, वो हम लिखवा रहे हैं। क्वेश्चंस बस लिखते चलिए, नेक्स्ट डाल के लिखिए, प्रूव दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ a contravariant and covariant vector, prove that the inner product of a contravariant and covariant vector is a scalar invariant, is a scalar invariant। क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा प्रोडक्ट कहा है आपसे? इनर प्रोडक्ट में 2 प्रोसीजर आते हैं, फर्स्ट वन इज आउटर एंड सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन। किसका किसका इनर प्रोडक्ट कहा है? वेक्टर, कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड कोवेरिएंट वेक्टर। वेक्टर होगा तो एक इंडेक्स आएगा, कंट्रावेरिएंट में ऊपर आएगा और कोवेरिएंट में नीचे। कराइए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए u बार i कंट्रावेरिएंट वेक्टर है और u बार j कोवेरिएंट वेक्टर है। अगर ये दोनों वेक्टर हैं तो दोनों लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। कराइए, u a कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स? एक बार। बैलेंस कराइए, बार के साथ i और a, इक्वेशन नंबर 1। इसको लिखवाइए, u बार j इज इक्वल टू u b डेल एक्स बाई डेल एक्स कितनी बार आएगा? एक बार, डेल एक्स बाई डेल एक्स। बैलेंस कराइए, बार के साथ j नीचे, b ऊपर, इक्वेशन नंबर 2। वी विल हैव टू टेक इनर प्रोडक्ट, तो पहले हम इसका क्या लेंगे? आउटर प्रोडक्ट। टेकिंग आउटर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। चलिए लीजिए इसका आउटर प्रोडक्ट।
आएगा u बार i u बार j इज इक्वल टू u a डेल x बार i अपॉन डेल x a, पहला वाला। दूसरा वाला आएगा u b डेल x b अपॉन डेल x बार j। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट u बार i u बार j इज इक्वल टू u a u b डेल x बार i अपॉन डेल x a डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, आउटर प्रोडक्ट हो गया। अब हम इसका क्या लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन अभी बताए थे कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर इन दोनों को जोड़ करके एक नया लिखे, अलग अलग है। तो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो एक का ऊपर वाला और दूसरे का नीचे वाला। फिर लिखिए क्लियरली, पहले तो इसको बता दें, क्लियरली द आउटर प्रोडक्ट, clearly the outer product of ui and uj is a tensor of type। पहले तो आप हमको बताइए टेंसर होगा या नहीं, ये टेंसर है या नहीं। टेंसर होगा तो एलओटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। एलओटी को सेटिस्फाई करने का मतलब दोनों तरफ इंडेक्स क्या होने चाहिए, बराबर। ए से ए कटा, बी से बी कटा, बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ जे नीचे, बार के साथ आई ऊपर, बार के साथ जे नीचे। इसका मतलब दोनों तरफ इंडेक्स सेम है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका टाइप जब निकालेंगे तो यहाँ की तरफ बार है, यहाँ पे भी बार को काउंट करेंगे, ऊपर की तरफ एक बार, नीचे की तरफ एक बार, टाइप 1,1। ठीक, अब हम इसका क्या लेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। Now contracting equation 3 with respect to index I and j, we get। चलिए करवाइए, मिलेगा u बार i, j की जगह भी क्या लिख देंगे, i इज इक्वल टू u a u b डेल एक्स बार। जरा सा देखिएगा, हमको लगता है कि कुछ गलती हो गई हमसे। कंट्रा वेरिएंट है, इसमें u की जगह v कर दीजिए, वरना सेम टेंसर हो जाएंगे ना। ये गलती हो गई, एक टेंसर हमारा u था तो दूसरा टेंसर क्या हो गया, v। एक टेंसर का कंट्रा वेरिएंट, दूसरे टेंसर का को वेरिएंट। ये बहुत मेजर गलती हो गई हमसे। ये v होगा, ये भी क्या होगा, v, ये क्या होगा, v, और ये भी क्या होगा, v। सेम होगा तो एक ही टेंसर के दो कंपोनेंट होंगे। हमसे 2 टेंसर्स का है, एक कंट्रा वेरिएंट और दूसरा को वेरिएंट। तो एक का u लेंगे और दूसरे का v। देखिए वो i और j का मान दोनों का ही तो 1 to n है, तो अंतर क्या हुआ। देखिए आपको बताए थे u को या v को टेंसर कहते हैं, इस पे इंडेक्स लगता है तो उसको कंपोनेंट कहते हैं। तभी हर जगह हम कंपोनेंट ऑफ कंट्रा वेरिएंट या कंपोनेंट ऑफ को वेरिएंट लिखवाते हैं। आपने यहाँ u लेकर के टेंसर तो सेम ले लिया, एक ही टेंसर के 2 कंपोनेंट ले लिए, जबकि हमको अलग अलग टेंसर के अलग अलग कंपोनेंट लेने हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, vi, ये क्या हो जाएगा, vb। ठीक, फिर आएगा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स ए डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार आई। ठीक, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट u बार आई v बार j इज इक्वल टू u आई ए v b, u a v b कट जाएगा, देगा डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स ए। दिस इम्प्लाइज u बार आई v बार आई इज इक्वल टू u a v b क्रॉनिकल डेल्टा b a। दिस इम्प्लाइज u बार आई v बार आई इज इक्वल टू, b से b कटेगा, u a v a, b से b कटेगा, u a v a। दिस इम्प्लाइज u बार आई v बार आई इज इक्वल टू
डमी इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं बशर्ते वो उस टर्म में आया हुआ ना हो। तो इस टर्म में कहीं आई आया है? नहीं, तो हम ए को आई से चेंज कर देंगे वी आई। आप देख सकते हैं कि ये स्केलर इन्वेरिएंट बन गया। क्यों स्केलर इन्वेरिएंट बन गया? क्योंकि डेल एक्स बाई डेल एक्स का टर्म नहीं आया है। एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला टर्म एक्स बार आई वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया? स्केलर इन्वेरिएंट बन गया। इन्वेरिएंट की कितनी परिभाषा बताए थे? पहली परिभाषा, इंडेक्स फ्री होगा। आई से आई कटा, दोनों इंडेक्स फ्री हो गए, मतलब स्केलर इन्वेरिएंट। दूसरी परिभाषा, डेल एक्स बाई डेल एक्स के टर्म नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं डेल एक्स बाई डेल एक्स के टर्म नहीं आ रहे हैं। तीसरी परिभाषा, वो स्केलर इन्वेरिएंट की परिभाषा को सेटिस्फाइड करेगा। स्केलर इन्वेरिएंट की परिभाषा ये होती है कि एक्स बार आई की क्वांटिटी एक्स आई क्वांटिटी के बराबर होती है। और चौथी परिभाषा, वो केवल मैग्नीट्यूड रखेगा। चूँकि इसमें आई का इंडेक्स कट जा रहा है, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं है, वो केवल क्या रख रहा है? मैग्नीट्यूड रख रहा है। चारों परिभाषाएं हमने होल्ड करके इसमें आपको समझा दी। ठीक है, लिखिए लेट यू आई एंड यू बार आई, लेट यू आई एंड यू बार आई, लेट यू आई एंड यू बार आई बी द कंपोनेंट ऑफ contravariant vector, be the component of contravariant vector in xi and x bar I, in xi and x bar I coordinate system respectively, in xi and x bar I coordinate system respectively, then the law of transformation is इक्वेशन नंबर 1 उतारिए। मैग्नीट्यूड, अच्छा ये बताइए डायरेक्शन कैसे पता चलता है? इंडेक्स से। जब इंडेक्स नहीं होगा तो केवल क्या रह जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो इंडेक्स फ्री हो गया दोनों आई कटने से, तो केवल आपका मैग्नीट्यूड रह गया, डायरेक्शन ख़त्म हो गया। यहाँ पे जानती डायरेक्शन का क्या मतलब है? ऐसे समझिए, ये वी आई हमारा कोई भी टेंसर है या कोई वेक्टर है। हुआ क्या, अगर आपने इसका स्टार्टिंग का लेक्चर देखा होगा तो हमने उसमें बताया था, हमको केवल 2 क्वांटिटी पता थी, एक वेक्टर पता थी, एक स्केलर पता थी। तो जब हमने डायमेंशन को बढ़ाया, उस कंडीशन में वेक्टर को डिफाइन करना असंभव हो गया। क्यों? जैसे ये हमने इस दीवार पे दाब लगाया, प्रेशर, आप कहेंगे कि ये दीवार के प्लेन के नॉर्मल है, हम कहेंगे कि ये एक्स आई या एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है, वाई एक्सिस से इतने डिग्री पे है, जेड एक्सिस से इतने डिग्री पे है। तो एक ही फोर्स का 4 तरीके से डायरेक्शन बताया गया। आपके हिसाब से दीवार के परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, मेरे हिसाब से एक्स वाई और जेड एक्सिस के हिसाब से। तो ऐसी कंडीशन में क्या पाया गया, जब डायमेंशन बढ़ता है तो वेक्टर को समझाना असंभव है। हमने तब उसको क्या चेंज किया? टेंसर। टेंसर के लिए क्या कहा गया? ये टेंसर है। अब ये टेंसर x1 एक्सिस के अलोंग कैसे टूटा, x2 एक्सिस के अलोंग कैसे टूटा, x3 एक्सिस के अलोंग कैसे टूटा, x4 एक्सिस के अलोंग कैसे टूटा। मान लीजिए ये बहुत पावरफुल था, इसने कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट के रूप में उसको निकाल लिया, तो वो कहलाएगा कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। y एक्सिस बता, x2 एक्सिस बहुत कमज़ोर था तो उसने कोवेरिएंट के रूप में निकाला, तो ये कहलाएगा कोवेरिएंट कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो एक ही वेक्टर का कंट्रावेरिएंट और एक ही वेक्टर का कोवेरिएंट, तभी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था दोनों वेक्टर को, एक को u ले लिया था, एक को v, एक का कंट्रावेरिएंट, एक का कोवेरिएंट। मोटा मोटी ऐसे समझिए, अगर कोई परिभाषा कंट्रा और को के लिए 2 अलग अलग टेंसर में होल्ड कर रही है तो सेम में तो होल्ड करेगी।
लेकिन सेम में होल्ड कर रही है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अलग अलग में भी करेगी। अगर हम दोनों को u लेके चलते तो 101% वो प्रूफ होता, लेकिन क्या u और v लेके चलते तब प्रूफ होता? तो हमने आपको u और v लेकर के दिखा दिया कि ये प्रूफ हो रहा है, u और v पे प्रूफ हो रहा है तो u और u पे 100% गारंटी है कि ये प्रूफ होगा। बात इस चीज़ की है, एक ही टेंसर के कंट्रा और कोवेरिएंट तो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, क्या अलग अलग टेंसर के कंट्रा और कोवेरिएंट इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे? हमने ये चेक किया है। अगर अलग अलग टेंसर के कंट्रा और को इस कंडीशन को फुलफिल कर गए तो सेम वाले तो 100% करेंगे, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया था फिर। ठीक है, लिखिए इक्वेशन 1 तक हो गया। नीचे से लिखिए लेट वी जे एंड वी बार जे, नीचे की तरफ है, लेट वी जे एंड वी बार जे दोनों नीचे की तरफ, बी द कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, be the component of covariant vector in xi and x bar I coordinate system, in xi and x bar I coordinate system, then the law of transformation is, then the law of transformation is, इक्वेशन नंबर 2 उतारिए। हो गया, पूरा उतार लीजिए अंत तक। कल बताएंगे इसमें कोशेंट लॉ। ठीक है, कोशेंट लॉ पे 3 4 5 प्रॉब्लम है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग क्रिस्टोफल सिंबल, रिमानियन मैट्रिक और क्रिस्टोफल सिंबल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री है ना, आपको पढ़ना है ना केमिस्ट्री। आपका क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आपका भी, उनका भी इंडस्ट्रियल ही है, लेकिन वो पढ़ते हैं कहीं।
मेरे यहाँ एक्चुअली नवरात्र के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, मतलब फैमिली हम लोग की मोदीज़ फैमिली बहुत बड़ी है ना, सजावट वाले, गृह सज्जा वाले सब मेरा परिवार ही है ये सब। सजावट आप देख रही हैं, सजावट है, गृह सज्जा है, लिनोलियम हाउस है, ये सब मेरा परिवार ही है, मतलब हम लोग एक ही फैमिली है पूरी। उसी में डेथ हो गई थी, तो हम लोग ने इस साल नवरात्र नहीं किया। सिटी एक्सरे, नांगलिया हॉस्पिटल, ये सब हम लोग की फैमिली में ही आते हैं। सिटी एक्सरे जो टाउन हॉल पे आपका है, सिटी एक्सरे, नांगलिया हॉस्पिटल हो गया, फिर सिटी एक्सरे ये टाउन हॉल पे सबसे बड़ा एक्सरे का सबसे पुराना जो है वो शिवॉय के बगल में, ये सब हम लोग की फैमिली ही है। हो गया भाई, नीचे से लिखिए। हो गया, लिखिए हैंस द इनर प्रोडक्ट ऑफ, हैंस द इनर प्रोडक्ट ऑफ, हैंस द इनर प्रोडक्ट ऑफ contravariant vector and covariant vector, contravariant vector and covariant vector is the scalar invariant, is the scalar invariant. ठीक है, एक होमवर्क लिखिए, लिखिए prove that the contraction of a mixed tensor, prove that the contraction of a mixed tensor of order 2 gives scalar invariant, gives scalar invariant, gives scalar invariant। देखिए आज हम आप लोगों को क्रॉनिकल डेल्टा बताए ना, आपसे कह रहे हैं कोई मिक्स्ड टेंसर लीजिएगा ऑफ ऑर्डर 2, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी अपने आप में क्या मिलेगा, स्केलर इन्वेरिएंट। इसको लीजिएगा, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखिएगा, आई को जे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और आप अंत में पाएंगे कि ए बार आई जे इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, बाकी नेक्स्ट पे फिर निकालिए मैट्रिक स्पेस।